पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम में समाज शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष श्री संजीव लवानिया द्वारा प्रस्तुत है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इस विषय पर व्याख्यान बीए और एमए के सोशियोलॉजी के लिए शुरुआती पहले अध्याय पर आधारित है ये व्याख्यान। आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस पठन पाठन की श्रृंखला में। आज का हमारा विषय है एक परिचय समाजशास्त्र, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। यह टॉपिक बीए सोशियोलॉजी एवं एमए सोशियोलॉजी के शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही शुरुआती, उपयोगी एवं सबसे पहला चैप्टर है। आधुनिक ज्ञान के सभी क्षेत्रों में हम पश्चिम का अनुकरण करते आए हैं। आज इस समाजशास्त्र का अध्ययन हम कर रहे हैं, उसका विज्ञान के रूप में विकास भारत में नहीं अपितु पश्चिम में हुआ है। फ्रांस के प्रतिभा संपन्न विचारक ऑगस्ट कॉम्ट को इसे विज्ञान का रूप प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहते हैं। कॉम्ट को फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांति ने अत्यधिक प्रभावित किया। इन क्रांतियों के फलस्वरूप समाज विघटित हो रहा था, उसमें अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। अराजकता और सामाजिक विघटन ने कॉम्ट को सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु योजना प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी। कॉम्ट की मान्यता थी कि समस्त मानव प्रगति का आधार समाज है। समाज में घटित होने वाली घटनाएं भी निश्चित प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही घटित होती हैं। सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक हम इन आधारभूत नियमों को समझ नहीं लेते हैं। सामाजिक अराजकता व विघटन से मुक्ति भी इसी प्रक्रिया से मिल सकती है। सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अतः सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कॉम्ट ने एक विशेष विज्ञान की नींव रखी। उन्होंने इस विज्ञान को प्रारंभ में जो नाम दिया था वह था सामाजिक भौतिक शास्त्र यानी सोशल फिजिक्स। कॉम्ट समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान न मानकर एक प्राकृतिक विज्ञान मानते थे। इसीलिए सन 1839 में उन्होंने इसका पुनः नामकरण किया। जो नाम उन्होंने दिया वह था समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र शब्द कॉम्ट द्वारा गढ़े गए सोशियोलॉजी का हिंदी पर्याय है। हमें सोशियोलॉजी शब्द के उच्चारण में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। छात्र छात्राएं इसे त्रुटिपूर्ण ढंग से सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी आदि उच्चारित करते हैं। सही उच्चारण सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी शब्द की रचना कॉम्ट ने लैटिन भाषा के शब्द सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस से की है। सोशियस शब्द को सोशियो और लोगस शब्द को लॉजिस में रूपांतरित करके उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द को गढ़ा। लैटिन भाषा में सोशियस का अर्थ समाज से संबंधित तथा ग्रीक में लोगस शब्द से तात्पर्य ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र तथा अध्ययन होता है। इस प्रकार सोशियोलॉजी अथवा समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज से संबंधित विज्ञान है। समाजशास्त्र को और बेहतर समझने के लिए कुछ सामाजिक विद्वानों ने और भी परिभाषाएं दी हैं, उनका हम यहाँ पर इस प्रकार चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। इसे हम और डिटेल में समझेंगे। कॉम्ट की धारणा है कि किसी समाज में कार्यरत विविध भागों का परस्पर संबंधित होना तथा उनमें समन्वय होना ही सामाजिक व्यवस्था है। कुछ आधारभूत नियम ही इस व्यवस्था के विविध अंगों में पारस्परिक निर्भरता और सामंजस्य स्थापित करते हैं। इनके अभाव में समाज में अस्थिरता और विघटन उत्पन्न होता है तथा समाज अवनति की ओर अग्रसर होता है। अतः सामाजिक प्रगति के लिए सामाजिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था और प्रगति परस्पर संबंधित हैं।
इसीलिए कॉम्ट ने मत व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति से संबंधित आधारभूत सिद्धांतों या नियमों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को और हम बेहतर ढंग से समझेंगे। मैकआवर पेज ने जो कहा है, मैकआवर पेज लिखते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। मैकआवर पेज के अनुसार समाजशास्त्र का लक्ष्य सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करना है। वे यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि समाज से अभिप्राय विविध प्रकार के सामाजिक रिश्तों के संयोग से विकसित ताने बाने यानी जाल से है। ये ताने बाने एक दूसरे से इस प्रकार गुथे हुए होते हैं कि उन्हें न तो अलग अलग किया जा सकता है और न ही वे एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र हो सकते हैं। उनका इस प्रकार जुड़ा होना ही ताने बाने को स्वरूप या आकार प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्यों के पारस्परिक संबंध भी उनमें अनेक प्रकार के होते हैं। वे परस्पर जुड़े हुए और अटूट होते हैं। उनमें पारस्परिक निर्भरता बनी रहती है। संबंधों की इस संरचना या जाल को ही हम समाज कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है ऑगबर्न तथा निमकॉम्प। उनकी भी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन तथा उससे संबंधित सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पर्यावरण, वंशानुक्रमण और समूह विषय कारकों के अध्ययन से संबंधित है। ऑगबर्न तथा निमकॉम्प ने मनुष्यों के सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है, समूह में रहकर ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा उसे सुरक्षा मिलती है। इस प्रकार स्थान विशेष को संस्कृति का आदर करने से ही व्यक्ति और समूह के बीच समानता, सहयोग व व्यवस्था बनी रहती है। उसी प्रकार किम्बाल यंग कहते हैं, समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। उसी प्रकार एच.एम. जॉनसन भी कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक गुटों, उनकी आंतरिक संरचना अथवा संगठन के स्वरूपों, इन स्वरूपों को बनाए रखने अथवा उनमें होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रियाओं तथा गुटों में पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। इस प्रकार इन परिभाषाओं के माध्यम से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो है मनुष्य के सामाजिक संगठन, सामाजिक जीवन के विविध रूपों, सामाजिक कार्य प्रणालियों, नियामक व्यवस्था, सामाजिक शक्तियों तथा मनुष्यों के संबंध की स्थितियों और अनेक प्रभावों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। समाज जड़ नहीं वरन चैतन्य है। इसी प्रकार यह स्थिर न होकर गतिशील है। आज का समाज प्राचीन के समाज से भिन्न है। भविष्य का समाज वर्तमान से भिन्न होगा। समाज को प्रभावित करने वाले अनेक आंतरिक व बाह्य, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक व वातावरण संबंधी कारकों में सतत परिवर्तन होता रहता है। अतः समाजशास्त्र न केवल समाज की वर्तमान स्थितियों का अध्ययन करता है बल्कि घट रहा है परिवर्तनों, अनेक कारणों, प्रभावों का भी अध्ययन करता है। वर्तमान समाज में जो कुछ है उसे हम भोग ही रहे हैं। अतः हमारी जिज्ञासा उनकी विवेचना करने की न होकर उनमें घटित परिवर्तनों तथा भावी जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करने पर अधिक केंद्रित रहती है। उसे दृष्टिगत रखकर हमें कहना चाहिए कि समाजशास्त्र सामाजिक दशाओं, सामाजिक परिवर्तनों, उनके कारणों तथा परिणामों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए भी अनेक बौद्धिक और भौतिक परिस्थितियां उत्तरदायी रही हैं। इन परिस्थितियों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे इसकी जो भौतिक परिस्थितियां हैं उनके अंतर्गत कुछ जो पॉइंट्स आते हैं उनमें राजनीतिक दर्शन शास्त्र, इतिहास का अर्थशास्त्र, उद्योग विकास का प्राणशास्त्री सिद्धांत और सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार संबंधी आंदोलन। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और बेहतर जीवन यापन की खोज की प्रक्रिया में समाज और सामाजिक व्यवस्था के बारे में व्यक्ति अनादिकाल से चिंतन और मनन करते रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होने लगा था कि समाज की संरचनात्मक व्यवस्थाओं का विधिवत ज्ञान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। पश्चिमी देशों में प्लेटो, अरिस्टो, सिसरो, बेकन, थॉमस, मूरे, रूसो, मोंटेस्क्यू तथा भारत में मनु, शुक्राचार्य, व्यास, वशिष्ठ इत्यादि विचारकों एवं स्मृतिकारों ने सामाजिक चिंतन के रूप में समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि निर्मित की है। 17वीं शताब्दी तक आते आते पश्चिम में राज्य और चर्च के क्षेत्र को अलग रखे जाने के विचार से धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के अध्ययन को महत्व प्रदान किया गया। 18वीं शताब्दी की विचारधारा ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को अलग करने की मांग की। इसके परिणाम स्वरूप प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के क्षेत्रों को अलग कर दिया।
राजनीति में जब उपयुक्ततावाद की चर्चा प्रारंभ हुई तो इस विचार को प्रोत्साहन मिला कि प्रत्येक व्यक्ति अपने में पूर्ण इकाई है, वह केवल अपने सुख दुख की अनुभूति से क्रियाशील रहता है। व्यक्ति समाज में रहता है, लेकिन समाज का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। समाज केवल व्यक्तियों के समूह के रूप में एक काल्पनिक धारणा है। लॉक के बुद्धवाद का यही आधार था कि मनुष्य समाज में पाए जाने वाले रूढ़िगत विचारों और अंधविश्वासों से अपने तर्क और विवेक द्वारा मुक्ति पा सकता है। समाज के कार्य, समाज की नैतिकता, समाज का औचित्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की कसौटी पर परिभाषित होता है। फ्रांस की क्रांति भी उक्त व्यक्तिवादी विचारधारा लेकर चली थी। समाजशास्त्र का जन्म यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्र का जन्म इसी विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। रुडोल्फ हेल्वर ने लिखा है कि साधारणतः यह मत प्रचलित है कि समाजशास्त्र समाज कल्याण का व्यवहारिक शास्त्र ही है, जबकि इस मत के विपरीत यह कहना बड़ा कठिन है कि इस विज्ञान का उद्भव राजनीतिक है। आज लोग यह भूल जाते हैं कि सेंट साइमन, ऑगस्ट कॉम्ट और लॉरेंस स्टोन ने समाज के इस नए विज्ञान को सामाजिक विघटन के विष को खत्म करने के लिए ही जन्म दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त समाज के स्वतंत्र अस्तित्व के बारे में रीगल और कर्क के विचारों के साथ फ्रेंच लेखकों ने जो निष्कर्ष निकाले वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे सामाजिक समुदाय व्यक्ति से पूर्ववर्ती है, यानी व्यक्ति से पहले समाज और समुदाय आया है। व्यक्ति को बनाने वाला समाज है। समाज ही संस्कृति और मूल्यों का हेतु है। सामाजिक परिस्थितियाँ और सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति की इच्छा या उसके कार्य द्वारा नहीं होते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो समाजशास्त्र के विकास में योगदान जिन्होंने दिया है। विकास और प्रगति की अवधारणा, ऐतिहासिक विकास की अवधारणा, समाज के प्रकार की अवधारणा, समाज की अवधारणा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई पड़ावों से समाजशास्त्र की यात्रा गुजरी है। इन सबके साथ ही इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र का उपयोग व्यक्तिवादी और लेसे-फेयर सिद्धांतों को बल देने के लिए किया। अपने उद्विकासी व्याख्या में स्पेंसर ने स्पष्ट किया उद्विकास पदार्थ की अजैविक यानी इनऑर्गेनिक दुनिया से प्रारंभ होकर पौधों और जानवरों की जैविक ऑर्गेनिक दुनिया से गुजरता हुआ मनुष्य की मानवीय और सामूहिक दुनिया में समाप्त हो जाता है। स्पेंसर ने समाज को सावयव या जीवित शरीर के समान मानकर उसकी सावयव प्रकृति पर बल दिया और उन्होंने यह विचार रखा कि समाज का विकास सैनिक समाज से औद्योगिक समाज की ओर हो रहा है। तो इस प्रकार भौतिक परिस्थितियाँ भी समाजशास्त्र के उत्पत्ति और विकास में सहयोगी रहीं। सच तो यह है कि बौद्धिक परिस्थितियाँ भौतिक परिस्थितियों के तारतम्य में ही थीं। प्रारंभ काल में परिस्थितियों के चिंतन काल के पश्चात यूरोप के 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की भौतिक परिस्थितियों ने समाजशास्त्र के उदय और विकास में बहुत तेजी ला दी थी। औद्योगिकरण के कारण होने वाले संरचनात्मक सामाजिक परिवर्तन ने सामाजिक विकास और प्रगति के अध्ययनों में लोगों की रुचि जागृत कर दी। भारत में समाजशास्त्र का विकास भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में समाजशास्त्री चिंतन की परंपरा पश्चिमी देशों की तुलना में कहीं अधिक प्राचीन है। व्यवस्थागत चिंतन के कारण ही भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, स्मृति इत्यादि में सामाजिक व्यवस्था के बारे में अवधारणात्मक चिंतन भरा पड़ा है। वर्ण आश्रम व्यवस्था, धर्म, पुरुषार्थ, कर्म, संस्कार, जाति, जन्म, पुनर्जन्म संबंधी व्याख्याओं से स्पष्ट होता है कि हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों को न केवल सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान था, बल्कि अपने अनुभव और चिंतन के आधार पर इसमें सुधार करने के लिए भी कृत संकल्प थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्राचार्य के नीतिशास्त्र, मनु की मनुस्मृति, मुगल काल में लिखी गई आयन अकबरी आदि रचनाओं ने हमें न केवल तत्कालीन समाज व्यवस्था का ज्ञान होता है, बल्कि रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, परिवार विवाह संबंधी आदर्श नियमों तथा सामाजिक मूल्यों के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त होती है। इन विचारों व्यवस्थाओं में बड़ा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति और सामाजिक पक्ष का आदर्श समन्वय दिखाई देता है। व्यक्ति को इतना महत्व नहीं दिया गया कि वह समाज से अधिक प्रभावी हो जाए। समाज को भी उतना ही शक्तिशाली नहीं माना गया कि उसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही दब जाए। इसीलिए तत्कालीन विचारकों ने धर्म को व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी मानकर धर्म के ही माध्यम से व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने तथा सामाजिक व्यवस्था में उच्च मूल्यों को बनाए रखने का प्रयत्न किया। यह संपूर्ण चिंतन समाजशास्त्री धरोहर है जिसने समाजशास्त्र के विकास को सुनिश्चित किया। इस अंतिम पड़ाव में हम जो आधुनिक भारत में समाजशास्त्र का विकास हुआ उसको जरा थोड़ा छुएंगे। वो इस प्रकार है, समाजशास्त्र का आधुनिक भारत में जो विकास है, सर्वप्रथम सन 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य आरंभ हुआ। उसी प्रकार 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिडिंस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हुई। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन शुरू हुआ। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में
इसका समाजशास्त्र का अध्यापन शुरू हुआ। सन 1923 में मैसूर तथा आंध्र विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्यापन शुरू हुआ। 1930 में पूना में शुरुआत हुई इसकी। 1951 में पटना विश्वविद्यालय में, 1954 बड़ौदा में, 1958 उस्मानिया विश्वविद्यालय में, 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय में, 1956 में आगरा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और इसका अध्यापन कार्य शुरू हुआ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले 1951 में क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में समाजशास्त्र अध्यापन प्रारंभ हुआ। आज प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत महाविद्यालयों में समाजशास्त्र पठन पाठन का समाज विज्ञानों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण एक नाम है डॉक्टर इंद्रदेव। डॉक्टर इंद्रदेव रविशंकर विश्वविद्यालय के बहुत ही मूर्धन्य व्यक्ति रहे, जिनका योगदान समाज शास्त्र के लिए बड़ा ही सराहनीय है। धन्यवाद। यही सुभाषित इसी मंत्र से सुरभित उपवन अपना, मातृभूमि और सृष्टि की सेवा का सुंदर सा सपना, सा सुंदर सा सपना। आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है। विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे, ये लक्ष्य हमारा है, बहे ये लक्ष्य हमारा।